हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञानसार स्टडी चैनल में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हम लोग 9th का बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं और हम लोग 9th का बायोलॉजी में अभी पढ़ रहे हैं कोशिका, यानी कि जीवन की आधारभूत इकाई, यानी सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये चीजें हम पढ़ रहे हैं। तो अभी पिछले क्लासेस में हमने सेल के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं अभी तक। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और मेरा नाम आशीष कुमार है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोशिका द्रव में पाए जाने वाली रचनाएं, यानी कह रहा है कि कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन सी रचनाएं पाई जाती हैं, ये चीज अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले कहता है कोशिका द्रव के भीतर अनेक रचनाएं मौजूद होती हैं जो विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को संपन्न करने में सहायक होती है। ये रचनाएं यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त होती है। कह रहा है कि हमारा जो कोशिका द्रव होता है, इसके अंदर कुछ उपापचयी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए, उपापचयी क्रिया जैसे कि हम लोग भोजन लेते हैं तो उससे जो ग्लूकोज जाता है हमारे सेल के अंदर मौजूद रहता है, तो ये सब जो उसके बाद ऑक्सीकरण होता है, तो रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन के कारण, तो फिर जो रिएक्शंस होते हैं के फलस्वरूप कुछ रिजल्ट भी आते हैं, तो वो सब रिएक्शन वो क्रियाएं जो है उसको संपन्न करने के लिए कोई ना कोई तो होगा ना। तो वही कहता है कि कोशिका द्रव के अंदर मौजूद रचनाएं जो होती हैं वो इसलिए होती है क्योंकि कोशिका द्रव के अंदर बहुत सारी उपापचयी क्रियाओं को संपन्न करना पड़ता है, और उन उपापचयी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए कुछ कोशिका अंगक होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल ऑर्गन कहते हैं। और फिर कहता है संपन्न करने में सहायक करती है। ये रचना यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त होती है। यूकैरियोटिक कोशिका यानी हम लोग का कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी वायरस जीवाणु जिसके सेल में झिल्ली नहीं होती है। तो कह रहा है कि ये उनमें पाई जाती है जिनमें झिल्ली हो, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये झिल्ली युक्त होती है। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये भी जो रचनाएं होती है इसमें भी झिल्ली होती है। बाहर तो होती है झिल्ली, लेकिन इसके अंदर भी मेम्ब्रेन होता है। अब कह रहा है कि कोशिका द्रव में विभिन्न रचनाएं जैसे अंतःप्रदवी जालिका, अंतःप्रदवी जालिका, गोल्जी उपकरण, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या लवक, रसधानी आदि के बारे में हम लोग जानेंगे एक एक करके। तो आइए अब हम लोग देखते हैं अंतःप्रदवी जालिका। कह रहा है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है, ये देखिए हमारे बॉडी के अंदर एक पाया जाने वाला जालिका होता है जो कुछ जाल की तरह होता है, तो इसमें जालिका होती है। तो आइए देखते हैं। तो कह रहा है कि यह जंतु एवं पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव में अत्यंत सूक्ष्म शाखित झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है। हाँ देखिए एक बात और कहना है कि कह रहा है अत्यंत सूक्ष्म, ये जो रचनाएं होती हैं ये इतनी छोटी होती हैं कि साधारण माइक्रोस्कोप से तो हम इसे देख ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि साधारण माइक्रोस्कोप 2000 गुना बड़ा कर सकता है किसी चीज को, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी कि जो इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप है जो आज का है वो 1,80,000 गुना बड़ा कर सकता है, तब जाके हम इसे देख पाते हैं। तो सोच लीजिए कि ये कितना छोटा होगा। एक तो 10⁻⁻15 क्या होता है, मीटर होता है सेल का साइज, और उसके अंदर भी इतना छोटा छोटा संरचना होता है। तो इस सभी को आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि हम लोग देख पाएंगे साधारण माइक्रोस्कोप से। तो वही कह रहा है कि इसमें अत्यंत सूक्ष्म शाखित और झिल्लीदार अनियमित नलिका, यानी अनियमित नलिका इस तरह का कुछ, ये कुछ इस तरह का होगा और ये कुछ इस तरह से झिल्ली होगा जो क्या होगा हमें मिलेगा उसके अंदर। तो नलिकाओं का घना जाल होता है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नलिकाओं ढेर सारी मौजूद होती है। फिर कह रहा है यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है और कोशिकाओं में समानांतर नलिका के रूप में फैली रहती है। कह रहा है कि यह लाइपोप्रोटीन का बना होता है और हमारे सेल में यानी कि हमारे कोशिका के अंदर यह पूरी जाली के अकॉर्डिंग, यानी कि वो नलिका बना के एक वे बना के उसमें मौजूद रहती है। फिर कहता है अंतःप्रदवी जालिका 2 प्रकार की होती है। पहला तो चिकनी अंतःप्रदवी जालिका और दूसरा खुरदुरी अंतःप्रदवी जालिका, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और फिर दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो कह रहा है देखिए स्मूथ जो होता है, कह रहा है कि ये जो झिल्ली होता है ये स्ट्रक्चर जो कुछ इस तरह होता है हमारा, ठीक, माने कि ये कुछ इस तरह स्ट्रक्चर है तो इसमें कुछ ये है। तो कह रहा है कि ये जो है इसके अंदर की जो लेयर होती है वो चिकनी होती है
और बाहर की जो लेयर होती है, इस बाहर के लेयर पे कुछ घना जैसी दानेदार मौजूद होता है, वो दानेदार राइबोसोम होता है, जिसके कारण इसको हम लोग स्मूथ बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और इसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। अंदर के लेयर को हम लोग चिकनी अंतःप्रदवी जालिका कहते हैं और बाहर के लेयर को खुरदुरी अंतःप्रदवी जालिका कहते हैं। बाहर के लेयर को क्यों कहते हैं? क्योंकि बाहर के लेयर पे कुछ दानेदार मौजूद होता है, वो दानेदार हमारा राइबोसोम होता है। तो अब हम लोग आगे, तो चलिए हम लोग अब अगला देखते हैं। अगला हमारा है राइबोसोम, यानी कि राइबोसोम के बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो देखिए, यह अंतःप्रदवी जालिका के सतह पर सटे होता है या फिर अकेले या गुच्छा में कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है। कह रहा है कि ये जो होता है, ये या तो अंतःप्रदवी जालिका के ऊपर होता है, या कोशिका द्रव्य में अकेले होता है, या गुच्छा में भी मौजूद होता है। ठीक, फिर कहता है गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम को पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। यह प्रोटीन और आरएनए की बनी होती है। यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। देखिए, यह बना हुआ किसका होता है? पहले तो ये गुच्छा में जो पाया जाता है उसको पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। फिर कहता है कि यह प्रोटीन और आरएनए, जिस तरह से हम लोग डीएनए पढ़े थे एक प्रोटीन होता है, उसी तरह से आरएनए भी एक न्यूक्लिक एसिड ही होती है जिसका ये बना हुआ होता है। फिर कहता है यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। उसके बाद यह क्या करता है? ये प्रोटीन का हमें संश्लेषण करता है, यानी प्रोटीन को पाचन करने का कार्य करता है। कहता है कि ये जो होता है ये यूकोरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक, और किस में नहीं पाया जाता है? सबसे पहले तो ये जो आरबीसी होता है, यानी कि लाल रक्त रुधिर कणिका, इसमें यह मौजूद नहीं होता है। दूसरा, यह पादप कोशिका जैसे शैवाल हो गया हमारा, फिर हो गया नीलहरित, इस तरह की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, और हमारे यह प्रोकैरियोटिक में भी नहीं पाया जाता है। फिर कह रहा है कि इसका जो संपर्क होता है, यह संपर्क कुछ अंतःप्रदवी जालिकों के संपर्क में होता है, और इसका कार्य यह होता है कि ये क्या करता है? ये पदार्थों का इधर से उधर करता है, यानी कि ये कुछ जो कोशिका द्रव के अंदर पदार्थ मौजूद होते हैं, वो पदार्थ को ये गोल्जी उपकरण में देता है, गोल्जी उपकरण से बाहर लाता है, यानी कि अंदर से बाहर करने का, ये एक जगह से दूसरी जगह पदार्थों को पहुंचाने का कार्य करता है। अब कहता है गोल्जी उपकरण। देखिए, गोल्जी उपकरण क्या कहता है? सर्वप्रथम कैमिलो गोल्जी ने इसे देखा 1898 ईस्वी में जंतु कोशिका में इसे देखा गया है। किसको? ये सबसे पहले कैमिले गोल्जी ने इसे देखा, 1898 में जंतु कोशिका में देखा। यह दिखने में मुड़ी छड़ की गुच्छा प्रतीक होता है। जैसे अगर आपको इसको देखना है तो क्या कीजिए कि आप छड़ को मोड़ दीजिए और उसको देखिए, तो बिल्कुल उसी तरह का ये दिखता है, छड़ का मुड़ी हुई गुच्छा की तरह यह दिखता है, जिसे डिक्टोसोम भी कहते हैं। फिर कहता है गोल्जी की झिल्लियों का संपर्क अंतःप्रदवी की झिल्लियों से रहता है। कहता है गोल्जी उपकरण जो है, इसका संपर्क किससे रहता है? अंतःप्रदवी जालिका से भी रहता है। यह कोशिका का मुख्य स्त्रवण अंगक है। यानी स्त्रवण कहने का अर्थ क्या है? स्त्रवण कहने का अर्थ है आने और ले जाने का कार्य। तो ये उसका मुख्य अंग है, यानी कि गोल्जी उपकरण के द्वारा ही किसी चीज को इधर से उधर ले जाया जाता है। फिर कह रहा है कि में सहायक होता है गोल्जी उपकरण। ठीक, यह लाइसोसोम एवं पेराकिसोसोम के निर्माण में मदद करता है। यह पादप कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनाने में सहायक है। कह रहा है कि ये जो है ये लाइसोसोम को बनाता है, फिर उसके बाद एक और बनाता है पेराकिसोम को बनाता है, और यह कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट, पादप कोशिका में कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनाने का कार्य करता है। अब देखिए, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग अब देखेंगे लाइसोसोम। यह बहुत सूक्ष्म कोशिकांग है जिसे सर्वप्रथम 1958 में क्रिश्चियन डी डवे ने देखा। यानी कि 1958 में इसे क्रिश्चियन डी डवे ने देखा, जो कि बहुत ज्यादा छोटा साइज में होता है। फिर कहता है यह छोटी छोटी
पुटिकाओं यानी वेसल्स के रूप में पाया जाता है। यानी ये बहुत छोटा छोटा पुटिकाओं यानी पतला पतला चिपटा टाइप में ये मौजूद होता है तथा इसके चारों ओर पतली झिल्ली होती है। यह थैली जैसा होता है और ये इसके चारों ओर एक झिल्ली होती है और इस कैसा होता है, ये थैला के जैसा मौजूद होता है उसमें। फिर कहता है कि यह जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करता है तथा आवश्यकता अनुसार कोशिका को नष्ट करता है। कह रहा है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं, यानी कि सुसाइड बैग हम लोग लाइसोसोम को ही कहते हैं। तो ये लाइसोसोम को क्यों कहते हैं, देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारे बॉडी में जैसे कि कहीं पे आपको चोट लगती है तो आप लोग देखते हैं कि जहां पे चोट लगता है वहां का सेल जो होता है डेड हो जाता है। तो वो सेल को डेड करने का काम यही करता है। जैसे ही हमारे सेल के अंदर कोई चीज आया, किसी तरह का बाहर से कोई घटना हुआ तो उसके कारण वो सेल अगले को ना नुकसान पहुंचाए, इसलिए ये लाइसोसोम क्या करता है, अपने आप के थैली को फाड़ देता है। जब थैली फटता है तो वो क्या करता है, थैली फटने के कारण लाइसोसोम के थैली फटने के कारण क्या होता है, कोशिका का मौत हो जाता है। तो उसके कारण क्या होती है, ये आवश्यकता अनुसार क्या करती है, कोशिका को मौत मतलब मृत्यु कर देती है। और दूसरी बात, जैसे बाहर हमारा क्या होता है, चयनात्मक प्रागम्य झिल्ली होती है कोशिका, तो इसमें से कोई पदार्थ ऐसा होता है जो बाहर से अंदर चला आता है, तब यह पदार्थ को मृत्यु देने का भी कार्य करता है। अब जैसे बाहर से कोई वायरस आ गया जो आपके सेल तक पहुंच गया, तब ये लाइसोसोम क्या करता है, अपने आप को फाड़ देता है। और लाइसोसोम जैसे ही फटता है तब क्या होता है, हमारा कोशिका डेड हो जाता है और हमारे अंदर जो मौजूद ये होते हैं वायरस होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, वो वहीं पे डेड हो जाते हैं। तो वही कह रहा है कि यह जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करता है। कैसे करता है, यह आवश्यकता अनुसार कोशिका को नष्ट कर देता है। जैसे ही वहां आता है वो कोशिका को क्या करता है, नष्ट करता है। अब देखिए, अब कहता है आवश्यकता अनुसार। एक चीज तो हम लोग जानते हैं कि हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे बॉडी का होते रहता है। तो हमें पता नहीं है कि कहाँ का सेल डेड होना है, कहाँ का नया बनना है, विभाजन होना है, डिवीजन होना है। तो ये काम जो होता है, सेल को डेड करने का ड्यूटी इसको होता है। इसे पता होता है कि कौन से सेल को कब डेड करना है और वो आवश्यकता अनुसार अपने आप को, वो अगर नहीं हुआ डेड तो अपने आप से ये सेल को डेड कर देता है। तो इस तरह से ये कार्य करता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का ऊर्जा घर, ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, वो हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आइए अब हम लोग तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी हम लोग को पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो कहता है माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमारा पावर हाउस ऑफ सेल होता है, यानी कि ऊर्जा गृह कोशिका का होता है। तो इसके बारे में आइए थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं। तो कहता है यह कोशिका द्रव में पाया जाने वाला बहुत महत्वपूर्ण रचना है जो कोशिका द्रव में बिखरा होता है। यह सूक्ष्म छड़ों, धागे नुमा, दानेदार या गोलाकार दिखाई देता है। कहता है यह कोशिका द्रव में बहुत ज्यादा छोटा सूक्ष्म मात्रा में होता है मौजूद, और यह कैसा छड़, धागे नुमा, गोलाकार इस तरह का कुछ शेप में दिखाई पड़ता है। फिर कहता है पादप कोशिका में यह जंतु कोशिका से कम होता है। कह रहा है कि पेड़ पौधों में ये जंतुओं से कम होती है मात्रा इसकी। कहता है इसके बीच में यह जंतु कोशिका में 10,000 या अधिक होता है। जंतु कोशिका जैसे कि एक सेल होता है उसके अंदर 10,000 या उससे अधिक भी ये मौजूद होता है, लेकिन पादप कोशिका में उससे कम होता है। फिर कहता है यह एक बाहरी और अंतर झिल्ली से घिरा होता है तथा इसके बीच में एक तरल युक्त गुहा होती है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया गुहा कहते हैं। देखिए कह रहा है कि ये एक एक बृहद झिल्ली से घिरी होती है और इसके अंदर एक गुहा होती है। ये गुहा हमारा क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया गुहा कहलाता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली से अनेक पदार्थ निकलकर माइटोकॉन्ड्रिया गुहा मैट्रिक्स में लटके रहते हैं जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। कह रहा है कि ये जो है ये अंतर झिल्ली से लटके हुए कुछ मौजूद होते हैं चीज जो मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया गुहा के अंदर ये लटके हुए रहते हैं जिसे हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं, और इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग मैट्रिक्स भी कहते हैं।
जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। इसमें कोशिकीय श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद होते हैं, अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं, जिससे अपना प्रोटीन बनाने में सक्षम होते हैं। कह रहा है कि इसके अंदर ये क्या करते हैं, श्वसन से रिलेटेड एंजाइम इसके अंदर मौजूद होता है जो श्वसन क्रिया को संपन्न करता है, और साथ ही साथ इसके अंदर अपना डीएनए और प्रोटीन, इसके अंदर अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, जिससे अपना ये प्रोटीन बनाने में क्या करता है, मदद होता है। इसको ये खुद ही अपना प्रोटीन का निर्माण करता है। फिर कहता है इसमें मौजूद एंजाइम से भोजन का ऑक्सीकरण होता है तथा अति आवश्यक ढेर सारी ऊर्जा मुक्त होती है। कह रहा है कि भोजन का जो पाचन होता है वो इसके अंदर मौजूद एंजाइम के कारण होता है, और साथ ही साथ बहुत सारी ऊर्जा का निर्माण होता है। वो ऊर्जा एटीपी के रूप में, यानी कि ट्राइफॉस्फेट के रूप, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में मौजूद होता है ये ऊर्जा हमारे बॉडी में। इसीलिए इसे कोशिकीय ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसके अंदर क्योंकि ये बहुत सारी ऊर्जा का निर्माण करता है और इसी ऊर्जा के कारण आज हम लोग बहुत सारी क्रियाओं को संपन्न करते हैं, तो ये ऊर्जा हमारे, इसीलिए इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। फिर कहता है यह ऊर्जा एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जमा रहता है। कोशिका नई यौगिक के निर्माण के समय एटीपी से संचित ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर और किसी तरह का क्रिया करना हो तब किसी न किसी यौगिक की हमें जरूरत होगी। उस यौगिक को बनाने के लिए ऊर्जा को हमें आवश्यकता होती है, और उस समय ये एटीपी हमारा क्या होता है, टूटता है और ऊर्जा का निर्माण करता है, और इसी एटीपी से हमें क्या होती है, ऊर्जा मिलती है, जो जिससे हम बहुत सारे कार्य करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी दिन आप फास्टिंग पे हैं, तब तो उस दिन तो आप किसी तरह का भोजन नहीं लेते हैं, तो आपके शरीर में फिर भी ऊर्जा बरकरार रहती है, तो ये ऊर्जा स्टोर होती है, यही एटीपी के रूप में मौजूद होती है, जो वसा का नाम हम लोग फैट भी कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट करें, हमें बताएं, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। और हम एक बार आपसे कहना चाहेंगे फिर से कि आप बहुत से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, बताएं कि ज्ञानसार स्टडी पे क्लासेस फिर से स्टार्ट हो गई 9th-10th के लिए। आप लोग पढ़िए मन लगा के, हम आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे, करने के लिए तैयार हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। गुड बाय।